आधुनिक भारत में नरमपंथी राष्ट्रवादियों का आंदोलन हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम उनकी उपलब्धियां और कमजोर पक्षों पर चर्चा करेंगे कि नरमपंथी राष्ट्रवादियों की उपलब्धियां क्या रहीं, कमजोर पक्ष क्या रहे। हकीकत यह है कि नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने 20 वर्षों के दौरान यानी 1885 से लेकर 1905 तक इन 20 वर्षों के दौरान बहुत से सुधारों के लिए आंदोलन चलाया। लेकिन चूंकि उनका आंदोलन संवैधानिक दायरे में ही था, उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि उन्हें बहुत कम प्रयासों में ही सफलता मिली। उन्होंने कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक सुधार करवाने में सफलता हासिल नहीं की। 20 वर्षों में उन्हें कोई ठोस राजनीतिक सफलता नहीं मिली। यही कारण था कि बाल गंगाधर तिलक ने साल में एक बार होने वाले कांग्रेस अधिवेशनों को वार्षिक मेले की संज्ञा दी थी। इसका अर्थ था कि इस वार्षिक मेले से कुछ खास हमने हासिल नहीं किया। 20 वर्ष तक बीतते बीतते अर्थात 1905 तक आते आते नरमपंथी राष्ट्रवादियों की जो भूमिका है वो एक तरह से समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि कुछ खास हासिल नहीं किया जा सका। लेकिन इसका ये अर्थ ये नहीं रहा कि नरमपंथी राष्ट्रवादी बिल्कुल असफल रहे। उन्होंने एक भावी आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की, जनता को राजनीतिक रूप से जो जागरूक किया वही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने एक ऐसे समय में, एक ऐसे कठिन समय में जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम हाथ में लिया था, और जो कठिनाइयां उनके सम्मुख आई उसके चलते हम उनकी सफलता को कम करके नहीं आंक सकते, उनकी सफलताओं की हम अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसे समय में राजनीतिक संघर्ष चलाया, नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने एक ऐसे समय में राजनीतिक संघर्ष चलाया जब जनता के एक बड़े तबकों को राष्ट्रीयता का मतलब ही नहीं पता था। उन्होंने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, मध्यम वर्ग को उसके सामूहिक हितों और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने उपनिवेशवाद की अवधारणा और चरित्र को जनता के सामने बिल्कुल उजागर कर दिया। ये उनकी कुछ ठोस उपलब्धियां रही नरमपंथी राष्ट्रवादियों को। उन्होंने मध्य और निम्न वर्ग में यह भावना जगाने में सफल रहे, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वो मध्य और निम्न वर्ग में यह भावना जगाने में सफल रहे कि वे एक राष्ट्र से संबंधित हैं, यानी राष्ट्रीयता का मतलब समझाया। उन्हें बताया कि हम एक देश और एक राष्ट्र के वासी हैं और हमारे सामूहिक हित एक समान हैं। लेकिन इसके बावजूद नरमपंथी राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? नरमपंथी राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि संभवतः साम्राज्यवाद की आर्थिक विवेचन प्रस्तुत करना था। उन्होंने साम्राज्यवाद की जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपने तर्कों द्वारा ये सिद्ध कर दिया जनता के सामने कि भारत की गरीबी, दरिद्रता और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण अंग्रेज ही हैं। इस तरह से उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा कि अंग्रेज बहुत उदार हैं और भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए भारत पर शासन कर रहे हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद की सशक्त समीक्षा प्रस्तुत की उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने भारतीयों की इस विश्वास को तोड़ा कि अंग्रेज उदार हैं और भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए वे भारत पर शासन कर रहे हैं, जैसा कि अंग्रेज दावा करते थे। उन्होंने कांग्रेस के रूप में एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन को खड़ा किया। नरमपंथी यानी प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस के रूप में एक मजबूत संगठन, अखिल भारतीय संगठन को खड़ा किया, जो आने वाले दिनों में यानी भावी वर्षों में मुख्य धारा के राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। इस तरह उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया। ये नरमपंथी राष्ट्रवादियों की कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन हालांकि उन्हें कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक लाभ नहीं मिला। उन्होंने बहुत से राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसमें उन्हें लाभ नहीं मिला। लेकिन ये अवश्य है कि उन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करके, है ना, अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वास्तविक चरित्र को उजागर करके भारतीयों के सामने उसे उजागर कर दिया। उनकी कमजोर पक्ष क्या रहे नरमपंथी राष्ट्रवादियों को? उनकी कमजोर पक्ष बहुत ज्यादा थे। चूंकि अंग्रेज भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने के लिए शासन कर रहे थे। अंग्रेज भारत में क्यों शासन कर रहे थे? ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने के लिए शासन कर रहे थे। वो औपनिवेशिक हित कौन से थे? ब्रिटेन भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाए रखना चाहता था और ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाए रखना चाहता था। यानी भारत एक तरह से
इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत रहे और इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में भी काम करे। यही ब्रिटेन का औपनिवेशिक हित था। और बाद में 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में पूंजी का निर्माण हो गया, तो उस पूंजी को भारत में लगाया गया, यानी पूंजी निवेश का एक माध्यम बनाया गया। भारत को एक बाजार समझा गया, है ना, पूंजी निवेश के लिए। तो चूंकि अंग्रेज भारत में ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए शासन कर रहे थे, इसलिए नरमपंथी नेताओं की यह भूल थी कि वे संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक सुधार करवा लेंगे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की एक बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के हितों को विरोधी के बदले सहयोगी माना। इसीलिए तो संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे ना, कि भारत में शासन का जो अब्रिटिश स्वरूप है वो ब्रिटिश स्वरूप में तब्दील हो जाए, यानी भारत में भी अंग्रेज न्यायप्रिय हो जाएं, जैसे इंग्लैंड में है। तो उन्होंने एक तरह से इसके पीछे उनका ये विश्वास था कि ब्रिटेन और भारत और इंग्लैंड का जो संबंध है वो विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी है। जबकि वास्तविकता ये थी कि भारत और इंग्लैंड के हित पर पूरी तरह से विरोधी थे। जहां भारत का हित था वहां इंग्लैंड का अहित था, और जहां इंग्लैंड का हित था वहां भारत का अहित था। तो उन्होंने दोनों देशों के हितों को सहयोगी माना, जबकि वास्तविकता ये थे कि दोनों देशों के हित एक दूसरे के पूरी तरह से विरोधी थे। दोनों देशों के हित एक दूसरे से टकराते थे। वे यह नहीं समझ सके कि भारत ब्रिटिश पूंजीवाद का उपनिवेश था। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने यह समझने में भूल की कि भारत तो ब्रिटिश पूंजीवाद का उपनिवेश था और इसलिए अंग्रेज कभी भी भारत का मुक्त आर्थिक विकास नहीं होने देंगे। इस तथ्य को समझने में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने भूल की। उन्हें कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक लाभ भी नहीं मिला। उन्होंने बहुत से सुधारों के लिए राजनीतिक आंदोलन चलाया, संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन चलाया, लेकिन उन्हें कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक सुधार नहीं मिला। उनकी जो अनुनय विनय और निवेदन की राजनीति थी उसने कोई खास रंग नहीं ला पाया, है ना। इसके उल्टे अंग्रेजों ने उनका सम्मान करने के बदले नरमपंथी राष्ट्रवादियों का मजाक ही कहीं अधिक उड़ाया, है ना। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की एक सबसे बड़ी कमी थी कि इनका जनता में विश्वास नहीं था, यानी जनता पर आधारित आंदोलन शुरू करने के पक्ष में ये नहीं थे। यही कारण था कि इनका जो संवैधानिक आंदोलन था, नरम आंदोलन था, वो जनता में अपनी पैठ नहीं बना पाया। इनका जो कार्यक्रम था प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का, वो शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। शहरी मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग से ये बाहर नहीं जा पाए। इनका कार्यक्रम गांव देहात के मजदूर किसानों तक नहीं जा पाया। आम जनता से इनका कभी भी जुड़ाव नहीं हो पाया। भारत में कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसका आधार जनता द्वारा निर्मित ना हो। यहाँ तक कि युवा वर्ग भी इनसे संतुष्ट नहीं था। अब किसी आंदोलन को अगर युवाओं का समर्थन नहीं प्राप्त है तो वो आंदोलन वैसे भी कुछ खास रंग हासिल नहीं कर सकता। तो युवाओं में भी इनकी कोई लोकप्रियता नहीं थी। यही कारण था कि बंगाल विभाजन के बाद 1905 से लेकर 1907 तक जब राष्ट्रीय आंदोलन की धार तीव्र हो रही थी, स्वदेशी आंदोलन के रूप में जब राष्ट्रीय आंदोलन की धार तीव्र हो रही थी, तो आंदोलन का नेतृत्व गर्मपंथी नेताओं के हाथ में आ रहा था। जैसे लाल बाल पाल कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। जब स्वदेशी आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन की धार तीव्र हो रही थी, तो नेतृत्व गर्मपंथी नेताओं के हाथों में आ रहा था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो उग्र संघर्ष था उसका नेतृत्व नरमपंथियों ने लिया नहीं। तो परिणाम स्वरूप स्वाभाविक सी बात है कि अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? गर्मपंथियों को करना पड़ा, और गर्मपंथियों को युवाओं का विश्वास प्राप्त हो गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ नरमपंथी नेताओं का आंदोलन केवल अदालती लड़ाई तक सीमित रहा, सड़कों पर नहीं उतरे हुए। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ इनका आंदोलन केवल अदालती लड़ाई तक सीमित रहा, वो भी अंत में असफल होना था और हो गया। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि वे अंग्रेजों को न्यायप्रिय और अपराजेय मानते थे। इनको लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और साथ ही इनका चूंकि दुनिया भर में शासन है तो ये अपराजेय भी हैं। इस कारण से भी इनका आंदोलन केवल संवैधानिक दायरे में ही सीमित रहता था। सड़कों पर जनता पर आधारित आंदोलन सड़क पर उतरकर शुरू करने के पक्ष में ये नहीं थी, जैसा कि बाद में महात्मा गांधी ने कर दिखाया। ठीक है, ये था नरमपंथी राष्ट्रवादियों की कमियां, उनकी कुछ उपलब्धियां और उनके कमजोर पक्ष। इसके बाद अब हम
लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को थोड़ा सा देख लेंगे। लॉर्ड कर्जन एक महत्वपूर्ण वायसराय है जिसने बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसका सबसे बड़ा आलोचनात्मक या विवादास्पद निर्णय बंगाल विभाजन था। तो पहले हम लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के फिर बंगाल विभाजन पर आ जाएंगे। उसके बाद गर्मपंथी नेतृत्व को देखेंगे कि कैसे गर्मपंथी नेतृत्व का उभार हुआ, किस तरह से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ छेड़ा गया। ठीक है, इसको आप ढंग से, हालांकि इसमें फैक्ट नहीं थे लेकिन इसे आप मामूली में समझिएगा, इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।